चलिए बेटा, परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 के सेट ए के कल हम 2 नंबर वाले पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट। आज आपको 3 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्रमांक 13वां है। क्वेश्चन क्रमांक 13वां कह रहा है किसी विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यह आपके पहले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा फिर से बता दूंगा, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले वाले वीडियो पे जो पहले वाला मॉडल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है बेटा, उसमें पढ़ाया गया है। चलिए, पहले अपन विद्युत सेल के आंतरिक प्रतिरोध को जानते हैं। सेल का सिंबल क्या है, सबको पता है। सेल ऐसे बनता है, ये आपका धन इलेक्ट्रोड है, ये आपका ऋण इलेक्ट्रोड है, ठीक है। सेल का रासायनिक संरचना कैसी बनती है, ये एक पात्र लेते हैं, उसके अंदर क्या भरते हैं बेटा अपन, विद्युत अपघट्ट। इसमें क्या डुबोते हैं, 2 ठो इलेक्ट्रोड। ये 2 इलेक्ट्रोड डुबो दिए। एक कहलाता है कैथोड यानी माइनस, एक कहलाता है एनोड यानी प्लस, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्या भरा हुआ है, देखिए विद्युत अपघट्ट। तो क्या बोलेंगे, आंतरिक प्रतिरोध का एक्सप्लेन कर रहे हैं। आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, क्या बोलेंगे बेटा, आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा है, सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, पूरा डेरिवेशन इसके पहले वाले वीडियो में है, फिर से देख लीजिए। यहाँ पे सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत अपघट्ट धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या पढ़ना है आपको, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध 4 कारकों पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा बेटा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर फर्स्ट में क्या बोलोगे, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, ठीक है। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता कैसे, ध्यान दीजिएगा। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघट्ट जो भरा है उसकी सांद्रता यानी जो विद्युत अपघट्ट है वो गाढ़ा है या कि पतला है। तो क्या बोलोगे, यदि इलेक्ट्रोडों के बीच का विद्युत अपघट्ट की सांद्रता ज्यादा है, मतलब सांद्रता अधिक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। कैसे, देखो, यदि विद्युत अपघट्ट के बीच में जो द्रव भरा है उसकी सांद्रता क्या है, ज्यादा है, यानी वह ज्यादा गाढ़ा है। जब ज्यादा गाढ़ा है तो मतलब जो धारा बहेगी, धारा के मार्ग में वो ज्यादा रुकावट पैदा करेगा, और जब ज्यादा रुकावट पैदा करेगा इसीलिए सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्लियर है। नंबर 2 है दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ध्यान दीजिएगा। दोनों इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड। यदि इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हम बढ़ा दें, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच में भारी विद्युत अपघट्ट का मान भी बढ़ जाएगा। बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो बीच में ज्यादा विद्युत अपघट्ट बढ़ जाएगा ना। तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघट्ट का मान बढ़ेगा तो मतलब धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा उत्पन्न होगी, और जब धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगी जिस कारण आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा। क्लियर। तो क्या लिखोगे कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने से सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है।
क्यों? रीजन मैंने बता दिया। जैसे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाओगे तब विद्युत अपघट्ट का मान बढ़ेगा, और जब विद्युत अपघट्ट का मान बढ़ेगा तो धारा के मार्ग में ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगी, जिस कारण आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। क्लियर? नंबर थर्ड है डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रोड डूबे हैं ना, यानी एक कैथोड और एनोड, तो क्या लिखोगे कि डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, जब ये इलेक्ट्रोड ज्यादा डूबे रहेंगे तो इनसे रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन, जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन है, उनकी दर बढ़ जाएगी। दर यानी प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की दर बढ़ेगी, और जब दर बढ़ेगी तो धारा का मान भी बढ़ेगा, और धारा का मान बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, क्योंकि वो कम रुकावट पैदा कर पाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे थर्ड में कि डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने से सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें कम हुआ है और इन दोनों में क्या हुआ है? बढ़ा। ठीक है, नंबर फोर्थ में आते हैं बेटा ताप पर। नंबर फोर्थ क्या है? ताप पर। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं, जैसे क्या करते हैं बेटा, जैसे हम ताप को बढ़ाते हैं तो जो विद्युत अपघट्ट है इसकी सांद्रता कम हो जाएगी, मतलब द्रव हमारा पतला हो जाएगा, और जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता कम हो जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? कम। इसमें सांद्रता बढ़ी थी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हुआ था? बढ़ा था। इसमें सांद्रता कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन में आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा और दो कंडीशन में आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। क्लियर है? यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितने कारक पे डिपेंड कर रहा है बेटा? 4। नंबर 1 विद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर, नंबर 2 दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, नंबर 3 डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, नंबर 4 ताप पर। यानी 2 को बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है और 2 को बढ़ाने से आंतरिक प्रतिरोध घटता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं इसी का 13वें का सवाल। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13वें का अथवा बेटा अपवाह वेग या अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद्युत धारा वाले चैप्टर का है। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 13वें का अथवा। ठीक है, अपवाह वेग को ही अनुगमन वेग बोलते हैं बेटा, यानी अनुगमन वेग को ही अपवाह वेग बोलते हैं। पहले हम अपवाह वेग के बारे में जानते हैं। अपवाह वेग या इसका दूसरा नाम है अनुगमन वेग। ठीक है बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, चलिए अनुगमन वेग को एक्सप्लेन करने के लिए आपको क्या करना है? एक चालक लेना है। ये हमने ले लिया एक चालक। ठीक है, चालक यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, अब चालक पे आपको क्या लगाना है? बाह्य विद्युत क्षेत्र, यानी बाहर का विद्युत क्षेत्र। ठीक है, जैसे चालक पर हम बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो जो चालक के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, चालक के क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चारों तरफ क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। तब इन सब इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, क्योंकि गति करने पे वेग उत्पन्न होगा, तो इनका जो औसत वेग होगा उसी को ही क्या बोलते हैं? हम अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे कैसे? VD से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा बनाते, ध्यान दीजिएगा। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण, किसके कारण बेटा?
किसी चालक के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण सभी दिशाओं में गति करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों के नियत औसत वेग को, तब इलेक्ट्रॉन के नियत औसत वेग को ही अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। परिभाषा क्लियर हो गया। देखो बेटा, ये क्या है? चालक। चालक के जो इलेक्ट्रॉन है किसके कारण, ठीक है बेटा, यानी क्या लिखोगे अपवाह वेग की परिभाषा में, किसी चालक के इलेक्ट्रॉन बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण सभी दिशाओं में गति करते हैं, तब इलेक्ट्रॉनों के इस नियत औसत वेग को ही क्या कहते हैं बेटा? अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा क्लियर? अब इसी में क्वेश्चन ऐड है कि अपवाह वेग या अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अब जानते हैं बेटा I और VD में संबंध। ठीक है, I क्या है आपका? विद्युत धारा। VD क्या है आपका? अनुगमन वेग। इसमें संबंध निकालना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें संबंध निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको क्या लेना है? एक चालक। ठीक है बेटा, ये हम एक चालक ले लिए। चालक की लंबाई कितना ले लेना है? L। इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना ले लेना है? A। चालक में क्या उपस्थित होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो थ्योरी में क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, क्या लिखोगे कि माना चालक की लंबाई कितनी है? L और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। लिख लोगे, या कि ऐसे लिखोगे कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ परिच्छेद का एक चालक है। ठीक है, एक चालक लेना है जिसकी लंबाई कितनी बेटा? L और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A। तब इस चालक का आयतन निकालते हैं, तो लिखेंगे बेटा इस चालक मतलब चालक का आयतन बराबर कितना आ जाएगा? A इंटू L, यानी क्षेत्रफल इंटू लंबाई बराबर आयतन। ठीक है, यदि चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो? N हो। कितनी हो बेटा? N हो। तब चालक से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या बराबर कितनी आ जाएगी? NaL, क्योंकि मतलब चालक आयतन कितना है? Al और उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? N। तो चालक से रिलीज होने वाले या कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितनी आ जाएगी बेटा? NaL। क्लियर है? यदि एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e हो तो चालक का कुल आवेश Q बराबर, देखो चालक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? E। तो चालक का कुल आवेश Q बराबर कितना जाएगा? NaL इंटू E। इसको मान लोगे बेटा समीकरण नंबर A। यहां पे किसी को डाउट? अब हमको पता है कि चूंकि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है बेटा? Q अपान T। विद्युत धारा I बराबर क्या होता है? Q अपान T। Q का मान भरो, Q को कितना मान है? यहाँ पे देखो I बराबर Q का मान है NaL इंटू E बटे T। T समय है, सबको पता है। समय बराबर सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। समय को दर्शाते कैसे हैं बेटा? T से बराबर दूरी, यानी चालक की लंबाई कितनी है? L बटे चाल, यानी इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन भी कितना है? VD। तो ये है बेटा आपका VD। T बराबर कितना आ जाएगा? L अपान VD। इस T के मान को यहां भरना है, तो जब T की जगह भरोगे L अपान VD, यह आपका आ जाएगा बेटा L अपान VD। यहाँ पे L से L कैंसिल, VD कहां चला जाएगा? ऊपर। तो I बराबर कितना आ जाएगा? Na VD ऊपर हो गया, तो Na VD इंटू E। यह सूत्र किसमें? विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को प्रदर्शित करता है। क्लियर हो गया? आपको एक चालक लेना है जिसकी लंबाई L और क्षेत्रफल A है, तब चालक का आयतन कितना हो जाएगा? Al। यदि चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो तो चालक के कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? NaL। यदि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E हो तो चालक का कुल आवेश Q बराबर कितना आ जाएगा? NaL इंटू E। समीकरण नंबर A।
चूंकि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, Q अपॉन T, Q का मान भर दिए, T बराबर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी L है, चाल VD है, L से L कैंसिल, VD ऊपर आ गया, तो I बराबर NAVD इंटू E। ये हो गया बेटा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। क्लियर? क्वेश्चन क्रमांक 13 का अथवा कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 पे। चलिए बेटा, अब हम जानते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14। क्वेश्चन क्रमांक 14 है, बायो-सेवर्ट का नियम लिखकर इसकी सहायता से 1 एम्पियर को आपको परिभाषित करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले जानते हैं बेटा अपन बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, इसमें क्या लिखना है आपको, सन 1820 में, किस डेट में बेटा, सन 1820 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, कहां के हैं ये, फ्रांस के, सन 1820 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री बायो और सेवर्ट ने, इनके नाम क्या क्या हैं, बायो और सेवर्ट ने किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर, इसमें बेटा किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए अपना एक नियम दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। एडवर्टाइज कर लेंगे, एक बार फिर देखते हैं। सन 1820 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री बायो और सेवर्ट ने किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताने के लिए अपना एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम बायो-सेवर्ट का नियम कहते हैं। अब नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक चालक है, चालक में क्या प्रवाहित करते हैं बेटा, विद्युत धारा। तब चालक पर एक आपको छोटा सा अल्पांश लेना है, ठीक है। अल्पांश की लंबाई कितनी ले लें अपन, dl। अब अल्पांश से r दूरी पर थीटा डिग्री का कोण बनाता हुआ एक बिंदु क्या ले लें, P। इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दीजिएगा नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी चालक पर, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक पर I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब चालक के अल्पांश dl के कारण, चालक के अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है? एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब किसी चालक पर I एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तब चालक के अल्पांश dl के कारण, चालक के अल्पांश dl के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB। नंबर 1 क्या बोलोगे बेटा, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी क्या लिखोगे, dB अनुक्रमानुपाते I। करेक्ट, समीकरण नंबर 1। दूसरा में क्या लिखोगे, अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी दूसरे में लिखोगे बेटा dB अनुक्रमानुपाते dl, समीकरण नंबर 2। तीसरे में ध्यान दीजिएगा, तीसरे में क्या लिखोगे, अल्पांश व अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या मतलब साइन की ज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी तीसरे में क्या लिखोगे बेटा, dB अनुक्रमानुपाते साइन थीटा, समीकरण नंबर 3। चौथे में क्या लिखेंगे, ध्यान देना, अल्पांश व बिंदु P को मिलाने, अल्पांश व बिंदु P के बीच की दूरी, अल्पांश व बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी चौथे में लिखोगे dB अनुक्रमानुपाते 1/r², समीकरण नंबर 4।
क्लियर है बेटा। अब समीकरण 1 2 3 4 को मिला दें। जब मिलाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर dB अनुक्रमानुपाते I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। जैसे अनुक्रमानुपात को हटाते हैं कुछ न कुछ नियतांक लगाते हैं। dB बराबर k I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है बेटा। जहां k एक नियतांक है जिसे बायो सेवर्ट नियतांक कहते हैं और इसका मान मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। मापन की पद्धति कैसे? मापन की 4 पद्धतियां हैं ना, आपको 2 लेना है, SI और CGS। तो क्या बोलोगे? SI पद्धति में k बराबर कितना होता है बेटा? μ0/4 पाई और इसका मान होता है 10 की घाते -7। तो जब ये मान भरोगे तो यानी dB बराबर कितना आ जाएगा आपका? μ0/4 पाई या कि 10 की घाते -7 भी लिख सकते हैं। ठीक है। I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। इसका दूसरा मान भर के भी लिख सकते हैं बेटा। तो dB बराबर कितना जाएगा? 10 की घाते -7 I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। ये दोनों मान आ गए बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा। ठीक है। चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है इसलिए इसका मात्रक क्या होगा? टेस्ला। क्या होगा बेटा? टेस्ला। करेक्ट। और क्या लिखेंगे CGS पद्धति में? तो CGS पद्धति में k बराबर कितना होता है? 1। जब k बराबर 1 प्लेस करोगे तो dB बराबर कितना आ जाएगा आपका? यहां पे लिखते हैं dB बराबर k की जगह जब 1 रखना है तो यह आपका जाएगा I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। इसका मात्रक क्या आ जाएगा? गाउस। ठीक, ये मात्रक आ गया इसका। कोई डाउट? अब इसी में क्वेश्चन और ऐड है कि बायो सेवर्ट की नियम की सहायता से आपको 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। 1 एम्पियर की परिभाषा को बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। चलिए बेटा, 1 एम्पियर की परिभाषा में फार्मूले से बनाएंगे। उस फार्मूले को अच्छे से ध्यान करके सबके नाम जानिएगा। हमको पता है dB बराबर कितना होता है। क्या लिखेंगे बेटा? कि चूंकि dB बराबर कितना है, ध्यान दीजिए वहां पे 10 की घाते -7 I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक, आपको 1 एम्पियर को परिभाषित करना है तो कंडीशन ध्यान दीजिएगा। यदि I का मान 1 आना चाहिए तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? यदि dl बराबर 1, थीटा बराबर 90 डिग्री, r बराबर 1 और dB बराबर कितना ले लोगे बेटा? dB बराबर 10 की घाते -7। ठीक है। ये समान भर सकते हैं। dl लंबाई है तो 1 मीटर हो सकता है। ये आपका कोण है। r बराबर ये भी दूरी है। ठीक है। तो r बराबर भी 1 मीटर और dB बराबर 10⁻⁷ टेस्ला। इनके मान प्लेस कर सकते हैं। मान भर के मैं डायरेक्टली देखूंगा, ध्यान दीजिएगा। dB की जगह कितना भरना है आपको? 10 की घाते -7 भर दो dB की जगह। यह आ गया 10 की घाते -7 बराबर, ये पहले से है। I का मान निकालना है। dl का मान कितना भरना है बेटा? 1। तो ये dl की जगह कितना भर दिए? 1। थीटा की जगह 90 तो साइन 90। ठीक है। r की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 10 की घाते -7 से 10 की घाते -7 कैंसिल। साइन 90 का मान 1। ठीक है। तो 1 गुणे 1 यानी 1 आ गया, नीचे 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया। तो I बराबर कितना बचेगा आपका? I बराबर 1। I बराबर कितना आएगा? 1। यानी I क्या है? विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मान कितना आ गया? 1 एम्पियर। कब आया है? इन 4 कंडीशंस में। ठीक है। अब 1 एम्पियर की परिभाषा को ध्यान दीजिएगा। पहली कंडीशन क्या है? dl बराबर 1, दूसरा थीटा बराबर 90 डिग्री, तीसरा r बराबर 1 और dB बराबर 10⁻⁷। ध्यान दीजिएगा। किसी चालक में, ध्यान दीजिएगा, 1 एम्पियर को परिभाषित कर रहे हैं तो 1 एम्पियर वह धारा है। क्या बोलोगे बेटा? 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी चालक में प्रवाहित होने से, जो किसी चालक में प्रवाहित होने से एकांक लंबाई के अल्पांश से, कहां से बेटा? एकांक लंबाई के अल्पांश से, थीटा बराबर 90 डिग्री है यानी लंबवत,
एकांक लंबाई के अल्पांश के लंबवत 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर कितना 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, उस धारा को ही 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगा, दिमाग में लाइएगा, यहां से स्पष्ट करेंगे। ठीक है बेटा, क्या बोलोगे? 1 एम्पियर वह धारा है जो किसी चालक में प्रवाहित करने से चालक के एकांक लंबाई के अल्पांश के लंबवत 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 10⁻⁻7 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, उस धारा को ही 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर? ये हो गया बेटा बायो सेवर्ट का नियम, और बायो सेवर्ट के नियम की सहायता से 1 एम्पियर की परिभाषा। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 का अथवा। चलिए बेटा, अब जानते हैं अपन क्वेश्चन क्रमांक 14 का अथवा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल यानी IRMS, RMS मतलब है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, IRMS धारा के शिखर मान का 1/√2 गुना होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए पहले अपन प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल जानते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे परिभाषा में, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल, इसको एक्सप्लेन करना है, तो क्या बोलोगे बेटा? एक कुंडली के, ध्यान दीजिएगा, कुंडली के एक पूर्ण चक्र में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा, ये उत्पन्न हो गई। ठीक है, कुंडली के एक पूर्ण चक्र में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल कहते हैं। ठीक है, आपको प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन करना है। उत्पादन करने के लिए कुंडली को घुमाना है, तो कुंडली के एक पूरे चक्र में जितनी धारा उत्पन्न होगी उसके वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल कहते हैं। इसे काहे से बेटा? IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोनों पक्ष का वर्ग करिए, जब दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? I² और इसका क्या हट जाएगा बेटा? रूट हट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो गया I² और इसका रूट हट जाएगा, यानी कितना बचेगा? इंटीग्रेशन 0 से t I²dt/dt। हमको पता है प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र I बराबर कितना होता है? I0 sin ωt। ठीक है, जहां पे I0 धारा का शिखर मान है, इसके मान को यहां पे प्लेस करो तो कितना आ जाएगा बेटा? I² बराबर इंटीग्रेशन 0 से t, I² है तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा I0 का स्क्वायर sin² ωt। अब बटे में कितना लिखा है? t और ये dt। ठीक, ये बस I का मान भर दिए हैं, तो I0 का स्क्वायर sin² ωt। जो अचर है उनको समाकलन के बाहर करिए बेटा, केवल कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा। I²RMS बराबर I0 का स्क्वायर बटे t, समाकलन की रेंज 0 से t, अंदर कितना बचेगा बेटा? sin² ωt और dt। अब sin² ωt को आपको तोड़ना है, क्योंकि sin² ωt का समाकलन तो हम कर नहीं सकते, तो कैसे तोड़ेंगे? सबको पता है cos 2 थीटा बराबर कितना होता है बेटा? 1 - 2 sin² होता है। इसको 2 sin² थीटा को इधर बुलाएं तो 2 sin² बराबर 1 - cos 2 थीटा, यानी sin² बराबर कितना आ जाएगा? 1 - cos 2 थीटा बटे 2। ये फार्मूला होता है, वही फार्मूला आपको यहाँ पे सेट करना है। तो थीटा की जगह कितना है बेटा आपका? ωt। तो जब वही फार्मूला सेट करिएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिए,
आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे टी, ये तो पहले से बाहर है। इंटीग्रेशन कितनी है, जीरो से टी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख रहे हैं इस रूप में, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है ना, कितना होगा बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा। अब थीटा का मान कितना है ओमेगा टी, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। वन माइनस cos 2 ओमेगा टी अब बटे 2 इंटू ये डी टी। ठीक है, ये वाला डी टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख लिए हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। ठीक, अब चलिए यहां पे समाकलन करते हैं। 2 को बाहर करो बेटा, तो ये आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t। टी ये 2 बाहर हो गया। समाकलन करेंगे तो एक का समाकलन कितना हो जाएगा टी, dt के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस cos 2 ओमेगा टी का कितना होगा बेटा sin 2 ओमेगा टी बटे 2 ओमेगा। ठीक है, लिमिट कितनी है 0 से t। करेक्ट। अब सीमा कैसे भरना है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t। उच्च सीमा है, उच्च सीमा आपका कैपिटल टी है, तो कितना रखेंगे बेटा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी की जगह कैपिटल टी प्लेस करना है 2 ओमेगा कैपिटल टी बटे 2 ओमेगा माइनस निम्न सीमा जब 0 भरोगे तो 0 माइनस माइनस प्लस, ये कितना आ जाएगा बेटा साइन 0 बटे 2 ओमेगा। ठीक है, टी की जगह 0 भरेगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कोई डाउट, बस थोड़ा सा और है। हाँ, कितना है बेटा यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2t ब्रैकेट में यहाँ पे कितना बचा बेटा कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी बटे 2 ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ये बेटा माइनस 0 है और साइन 0 को मान 0, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 0 ये हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू प्लेस करना है, चूंकि t बराबर कितना होता है बेटा, चूंकि t बराबर आपका होता है 2 पाई बटे ओमेगा, पढ़े हैं। अब जहां जहां t दिखाई दे वहां वहां क्या कर देना है 2 पाई बटे ओमेगा। ये आपका आ जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर बटे 2 इंटू 2 पाई बटे ओमेगा। भर दिए ब्रैकेट के अंदर, फिर दिख गया तो 2 पाई बटे ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई बटे ओमेगा। अब बटे कितना है 2 ओमेगा। करेक्ट है बेटा। चलिए यहाँ पे ओमेगा कहां चला जाएगा ऊपर, आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर इंटू ओमेगा बटे 2 दूनी 4 पाई। ठीक है, ब्रैकेट में कितना बचा बेटा 2 पाई बटे ओमेगा माइनस यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कितना बचेगा साइन 2 2 जा 4 पाई अब बटे 2 ओमेगा। करेक्ट है, बस 2 लाइन और है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि साइन 4 पाई बराबर कितना होता है 0, जब साइन 4 पाई का मान 0 तो ये पूरा पद कितना हो जाएगा आपका 0। कितना बचा बेटा, ये बचा आपका आई स्क्वायर आर एम एस बराबर कितना लिखा है आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई। अब ब्रैकेट में कितना बेटा 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा माइनस 0। ठीक है, और 2 पाई बटे ओमेगा में 0 घटाएंगे तो 2 पाई बटे ओमेगा बचेगा, 2 पाई बटे ओमेगा किसमें गुणा हो जाएगा, यानी कितना होगा बेटा ध्यान दीजिए आई स्क्वायर आर एम एस बराबर आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा बटे 4 पाई इंटू 2 पाई बटे ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 दूनी 4 कैंसिल। ठीक है,
जब दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो आई स्क्वायर आर एम एस का वर्गमूल कितना आ जाएगा, आई आर एम एस, ठीक है। आई जीरो के स्क्वायर का वर्गमूल कितना आ जाएगा, आई जीरो, अब बटे 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। यही आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल धारा के शिखर मान का अंडर रूट 2 गुना होता है। 1/√2 का मान कितना होता है, 0.707। कभी कभी ऐसे भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है बेटा, आई आर एम एस बराबर 0.707 आई जीरो, ठीक। 1/√2 का मान है 0.707। ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यमूल, यानी क्वेश्चन क्रमांक 14 का अर्थ, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन क्रमांक हम 15 देखते हैं, ठीक है। 15 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तरंग प्रकाशिकी का। व्यतिकरण और विवर्तन में 3 अंतर लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। व्यतिकरण विवर्तन दोनों आप लोग पढ़ चुके हो, इसको अच्छे से कंप्लीट करिएगा, मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको काहे में अंतर पढ़ना है बेटा, व्यतिकरण और विवर्तन, ठीक। 3 अंतर पढ़ना है आपको, कॉपियों में 4 अंतर लिखाए गए हैं, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले नंबर की व्यतिकरण जानते हैं। व्यतिकरण की परिभाषाएं जानना है पहले बेटा। देखो व्यतिकरण के लिए, इसके पहले भी मैं बता चुका हूं, व्यतिकरण के लिए आपको 2 स्रोत कैसे चाहिए, कला संबद्ध। कैसे चाहिए बेटा, कला संबद्ध। मतलब कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, जिनकी आवृत्तियां समान हो और उनसे निकलने वाली तरंगिकाओं के बीच में कला में समय के साथ परिवर्तन ना हो। तो व्यतिकरण में क्या बोलोगे, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या बोलोगे बेटा, इसमें 2 कला संबद्ध स्रोतों, इसमें 2 कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण होता है, ठीक है। 2 स्रोत हैं, दोनों स्रोत कैसे है बेटा, कला संबद्ध, इनसे कहा निकलेंगी तरंगिकाएं और इन तरंगिकाओं के बीच में क्या होगा, अध्यारोपण, यानी आपस में मिलेगी। तो इस घटना को क्या बोलेंगे अपन, व्यतिकरण। क्लियर हो गया। अब विवर्तन में आते हैं। तो विवर्तन में आपको लेना है एक तरंगाग्र। तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट आप लोग पढ़ चुके हो। तरंगाग्र क्या होता है बेटा, माध्यम की ऐसी सतह है जिस पर उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, तरंगाग्र, ठीक है। तो क्या बोलोगे विवर्तन में, इसमें तरंगाग्र के, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से, एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण होता है। क्लियर। व्यतिकरण और विवर्तन की परिभाषा में किसी को डाउट तो नहीं है। फिर से देखते हैं, व्यतिकरण में क्या लेना है आपको, 2 कला संबद्ध स्रोत। अब विवर्तन में क्या लेना है आपको, तरंगाग्र। अब दोनों स्रोतों से कहा निकलेंगी तरंगिकाएं, इन दोनों तरंगिकाओं के बीच में क्या होता है, अध्यारोपण। इसमें तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से कहा निकलेंगी तरंगिकाएं, उन तरंगिकाओं के बीच में क्या होता है, अध्यारोपण। इस घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण। इस घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन। क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, व्यतिकरण में इसमें 2 कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण होता है। इसमें एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण होता है। क्लियर। सेकंड पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबको पता है कि व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनती हैं। अब विवर्तन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट बनते हैं। तो क्या बोलोगे व्यतिकरण में बेटा, इसमें दीप्त, कौन सी, दीप्त। दीप्त मतलब जहां पे दोनों तरंगे समान कला में मिलेगी वहां पे दीप्त, और जहां पे दोनों तरंगे असमान कला में मिलेगी वहां पे अदीप्त। तो क्या बोलोगे, इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अत्यधिक होती है, ठीक है। विवर्तन में बोलोगे, इसमें उच्चिष्ट व निम्निष्ट, ठीक है, इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट की संख्या न्यूनतम होती है।
क्लियर रहेगा। सेकंड में आ जाइए कि व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अत्यधिक होती है, विवर्तन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट की संख्या न्यूनतम होती है। थर्ड नंबर में आते हैं व्यतिकरण में। क्या बोलोगे बेटा कि व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की, ध्यान दीजिएगा, व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं एक समान रहती हैं। मतलब जितनी दीप्त फ्रिंजें बनेगी सबकी तीव्रता क्या रहेगी, एक समान। ठीक है, यानी व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, लेकिन विवर्तन में जो उच्चिष्ट है, कौन बेटा, विवर्तन में उच्चिष्ट की तीव्रता अन्य निम्निष्टों की तीव्रता से अत्यधिक होती है। ठीक है, व्यतिकरण में जो जितनी भी दीप्त बनेगी सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्या होगी, एक समान, लेकिन विवर्तन में जो उच्चिष्ट है उच्चिष्ट की तीव्रता सबसे ज्यादा और निम्निष्टों की तीव्रता क्रमशः घटती जाती है। क्लियर है। नंबर लास्ट है कि सभी दीप्त और अदीप्त, क्या बोलोगे बेटा, सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई, सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान रहती है। और विवर्तन में बोलोगे इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक निम्निष्ट की चौड़ाई की 2 गुनी होती है। कितनी होती है बेटा, 2 गुनी होती है। यह हो गया आपका व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। क्लियर। एक बार मैं रिपीट करके पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ लिखना है आपको व्यतिकरण, दूसरी तरफ आपको विवर्तन। तो व्यतिकरण में लिखोगे इसमें 2 कला संबद्ध स्रोतों से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण होता है। इसमें एक ही तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदुओं से निकलने वाली तरंगिकाओं के मध्य अध्यारोपण होता है। सेकंड नंबर, इसमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की संख्या अत्यधिक होती है, इसमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट की संख्या कम होती है। थर्ड नंबर में बोलोगे इसमें सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, इसमें उच्चिष्ट की तीव्रता निम्निष्टों की तीव्रता से अत्यधिक होती है। इसमें सभी दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक निम्निष्ट की चौड़ाई की 2 गुनी होती है। यह हो गया बेटा आपका व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। राइट। क्वेश्चन क्रमांक 15 का अथवा। हाँ, क्वेश्चन क्रमांक 15 का अथवा कहता है हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। क्या लिखना बेटा आपको, हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत लिखिए। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइगन ने अपना द्वितीयक तरंग सिद्धांत दिया काहे के लिए। चलिए बेटा जानते हैं अपन हाइगन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो क्या लिखोगे बेटा कि क्रिश्चियन हाइगन ने, क्या लिखोगे, क्रिश्चियन हाइगन ने तरंगों के आगे बढ़ने के लिए, क्रिश्चियन हाइगन ने तरंगों के आगे बढ़ने के लिए अपना द्वितीयक तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत या हाइगन का तरंग सिद्धांत कहते हैं। ठीक, बोलोगे कि हाइगन्स ने किसके लिए बेटा, तरंगों के आगे बढ़ने के लिए अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे हम हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत कहते हैं। इसके 3 अभिग्रहित है, केवल 3 टॉपिक में उसने बताया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है, चलिए तीनों क्या है। सबसे पहले आपको लेना है एक तरंगाग्र। क्या लेना बेटा, तरंगाग्र। ये ले लिए अपन तरंगाग्र। तरंगाग्र क्या होता है कि माध्यम की वह सतह है, जिस माध्यम में तरंग को चलाना है, माध्यम की वह सतह है जिस पर उपस्थित सभी कण, जितने भी कण हैं, जिस पर उपस्थित सभी कण यदि समान कला में कंपन करें तो उस सतह को क्या बोलेंगे अपन, तरंगाग्र। तो पहले नंबर में क्या बोलना है हाइगन के द्वितीयक तरंग सिद्धांत में कि तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु, तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है।
ठीक है, पहले नंबर में क्या बोलना बेटा कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करता है, जिनसे तरंगिकाएं निकलती हैं। जिनसे क्या निकलती हैं? तरंगिकाएं निकलती हैं। इन तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ये आपका नंबर 1 हो गया। कोई डाउट? फिर से देखते हैं, ये क्या है? तरंगाग्र। तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है वो किसकी तरह व्यवहार करेगा बेटा? तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करेगा, जिनसे क्या निकलेंगी? तरंगिकाएं निकलेंगी। इन तरंगिकाओं को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोलना है? यदि माध्यम समांगी है। यदि माध्यम कैसा है? समांगी मतलब एक ही माध्यम है। यदि माध्यम समांगी है तो ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं ये मूल तरंगों के वेग से, कितने वेग से बेटा? मूल तरंगों का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि माध्यम समांगी है तो ये तरंगिकाएं मतलब द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंगों के वेग से ही आगे बढ़ती हैं। ये दूसरा नंबर हो गया, करेक्ट। तीसरा नंबर क्या बोलोगे? किसी भी समय, क्या बोलोगे बेटा? किसी भी समय इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर, कहां की ओर बेटा? बाहर की ओर खींचा गया जो स्पर्शी तल है, बाहर की ओर खींचा गया स्पर्शी तल नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ये हो गया नंबर तीसरा। क्लियर? पहले नंबर में क्या बोलोगे? ये क्या है? तरंगाग्र। तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु किसकी तरह व्यवहार करेगा? तरंग स्रोत की तरह व्यवहार करेगा, जिससे क्या निकलेंगी? तरंगिकाएं। उन तरंगिकाओं को क्या बोलेंगे? द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। ठीक है। दूसरा नंबर, यदि माध्यम समांगी है तो द्वितीयक तरंगिकाएं भी मूल तरंगों के वेग से आगे बढ़ेंगी। तीसरा नंबर क्या बोलोगे? कि इन तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया जो स्पर्शी तल है वो किसी भी समय उस स्थान पर नए तरंगाग्र को प्रदर्शित करता है। ये हो गया बेटा आपका हाइगन का द्वितीयक तरंग सिद्धांत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे करना है, करेक्ट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन क्रमांक अगला। चलिए बेटा अब हम जानते हैं क्वेश्चन क्रमांक 16। क्वेश्चन क्रमांक 16 कह रहा है, बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की 8वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेग का व्यंजक। ठीक है। चलिए, बोर मॉडल आप लोग सब लोग पढ़ चुके हो। हाँ, बोर मॉडल क्या कहता है? बोर मॉडल का तीसरा नंबर टॉपिक में जानना है। क्या बोला था कि बोर मॉडल में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है, उसकी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर कितना होता है लिखेंगे। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर कितना होता है बेटा? NH/2π। ठीक है। आप लोग जाने हो ना कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। लिखोगे हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर कितना होता है? NH/2π। यहाँ पे L क्या है? कोणीय संवेग। N क्या है बेटा? ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L बराबर क्या होता है आपका? NH/2π। हमको पता है L बराबर यानी कोणीय संवेग बराबर क्या होता है बेटा? P × R, जहां पे P क्या है? रेखीय संवेग और R क्या है? त्रिज्या। ठीक है, यानी ऑर्बिट की त्रिज्या। अब P बराबर क्या होता है? P बराबर आपका होता है m × v, यानी मास × वेलोसिटी, द्रव्यमान × वेग बराबर क्या होता है आपका? संवेग। P की जगह जब वैल्यू प्लेस करोगे तो L बराबर कितना आ जाएगा आपका? mvr। इस L के मान को आपको यहां प्लेस करना है। इसको चाहे समीकरण 1 मान लीजिएगा, लिखिएगा L का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना जाएगा बेटा? mvr बराबर NH/2π। आपको वेग निकालना है ना, तो v का मान निकालना है। mr का पंचांतरण कर दीजिए तो v बराबर कितना आ जाएगा? NH/2π m × r। ये आ गया आपका वेग का व्यंजक। ठीक है। जहां पे ध्यान दीजिए, जहां पे n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की मतलब कक्षा की संख्या। h क्या है बेटा? प्लांक नेतांक। 2π आपका नेतांक है, m आपका द्रव्यमान है और r आपकी कक्षा की त्रिज्या। करेक्ट। चलिए इसे अथवा वाला जानते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 16 का अथवा आपकी कॉपी पे लिखा हुआ है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हाँ, क्वेश्चन क्रमांक 16 का अथवा है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। काहे में आपको अंतर जानना है? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है, इसमें आपको अंतर जानना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 नंबर का है बेटा। 3 अंतर है कि 4 अंतर आपको लिखना है। नाम से पता है नाभिकीय विखंडन, तो क्या बोलोगे? इस प्रक्रिया में, क्या बोलोगे बेटा? इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक कई छोटे छोटे हल्के नाभिकों में विखंडित होता है। क्लियर है नाभिकीय विखंडन? कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक कई छोटे छोटे हल्के नाभिकों में विखंडित होता है। नाभिकीय संलयन में क्या बोलना है? जस्ट अपोजिट। इस प्रक्रिया में कई छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। क्लियर हो गया नाभिकीय विखंडन? इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक कई छोटे छोटे हल्के नाभिकों में विखंडित होता है और इस प्रक्रिया में कई छोटे छोटे नाभिक एक भारी नाभिक बनाते हैं। ठीक है बेटा। सेकेंड नंबर, यह प्रक्रिया की नाभिकीय विखंडन, यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर होती है। कहां होती है बेटा? यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर होती है और यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर नहीं होती। इसके लिए ताप के मान को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यह प्रक्रिया क्या होती है? सामान्य ताप पे होती है। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर नहीं होती। अब इनमें पदार्थ कैसे होंगे, ये ध्यान दीजिएगा थर्ड नंबर में। तो बोलोगे बेटा कि नाभिकीय विखंडन में, क्या बोलोगे? नाभिकीय विखंडन में जो पदार्थ हैं वो कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव। कैसे होते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव होते हैं। आ जाएगा कि इस प्रक्रिया में, नाभिकीय विखंडन में उपयुक्त जो पदार्थ हैं वे रेडियो एक्टिव होते हैं और नाभिकीय संलयन में प्रयुक्त पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होते। क्लियर? 3 नंबर लिख लोगे। नंबर 4 में इसका एग्जांपल बता देना है। क्या बोलोगे कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर, क्या बोलोगे बेटा? कि नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कौन सा बम बनाया जाता है? परमाणु बम। कौन सा बम बनाया जाता है बेटा? परमाणु बम। और नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कौन सा बम बनता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ये हो गया आपके नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर। अच्छे से क्लियर रहेगा। वार्षिक परीक्षा में पूछने की पूरी संभावना है इसमें। आ जाएगा। ये लो बेटा, आज आपके 3 नंबर वाले पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट। 4 नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके पहले वीडियो में कंप्लीट हैं। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इसके जो 1-2 क्वेश्चन हैं उनको मैं फिर करवा दूंगा। करेक्ट है? और चलो, हाँ, एक चीज और, आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद उसमें कमेंट किया करिए बेटा। कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहे। ठीक है, कमेंट किया करिए कि मतलब समझ में आता है कि नहीं आता, क्या सिस्टम है, ये सब देख। और टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है, जो भी आपको पूछना हुआ करे, ये सब उसमें लिख के बताया करिए। सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए।